हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो जो रासायनिक बलगति का चैप्टर था हिंदी मीडियम क्लास 12th में वो अपना कंप्लीट हो चुका था। आज अपन जो है वो पिछले जो बोर्ड पेपर हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको आज अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको वीडियो जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। तो आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिख रखे हैं वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं। तो आप वहां से फुल फॉर्म में इनको देखें, डाउनलोड करके फिर आप इनको सोल्व कीजिएगा, बहुत आसानी से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन जो बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन अभी अपने पास लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं 2020 का जो राजस्थान बोर्ड का पेपर था उसके अंदर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दिए हुए थे, ये दोनों अथवा में दिए हुए थे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करें। तो इसमें पहला जो पार्ट था, 3 पार्ट इसे दिए हुए थे। इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था आपसे अर्ध आयु की परिभाषा। किसकी? अर्ध आयु की परिभाषा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, ये परिभाषा क्या हो जाएगी, बहुत साधारण सी है कि वह समय जिस पर क्रिया कारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। वह समय जिस पर क्रिया कारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की या अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि दूसरा जो इसमें पार्ट पूछा गया था वो था अभिक्रिया कोटि और आणविकता में कोई 2 अंतर पूछे थे। तो मैंने आपको अभिक्रिया कोटि और आणविकता में बहुत सारे अंतर बताए थे। देखो जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराए ना वो सभी के सभी, मतलब जो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर कर रहे हैं अपन, वो सबके सब अपन ने पढ़ रखे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपन ने टॉपिक छोड़ दिया था, सारे टॉपिक जो है वो कवर हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कोटि और आणविकता में अंतर पूछा गया, तो आंसर क्या देंगे कि कोटि जो है वो एक प्रायोगिक मान होता है और जो आणविकता होती है वो सैद्धांतिक मान होता है। कोटि जो है उसका मान 0 हो सकता है, आणविकता का मान 0 नहीं हो सकता। तो 2 अंतर पूछे, 2 लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी अंतर मैंने आपको बताए थे कि प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं पर लागू कोटि होती है और आणविकता जो है वो केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है। क्रियाविधि का निर्धारण कोटि के द्वारा किया जाता है और आणविकता के द्वारा नहीं किया जाता। इस तरीके से बहुत सारी चीजें बताई थी। अभी 2 अंतर के लिए पूछा गया, तो 2 अंतर अपन यहाँ पे लिख देंगे। फिर तीसरा जो पार्ट है इसका, उसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं। तो जो स्टूडेंट आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो औसत वेग से संबंधित जो न्यूमेरिकल का एक पूरा वीडियो दिया हुआ है, उसमें पीडीएफ भी है, वहां पे भी क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से कराए हुए हैं आपको। तो वहां से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो इसके लिए क्या बताया था कि जो वेग होता है, वेग जो होता है वो अगर क्रियाकारक के लिए बोला, जैसे ये बोला गया था ए का बी में परिवर्तन हो रहा है, ए है ना, ए उसकी प्रारंभिक ए की सांद्रता 0.5 कैपिटल एम से 0.3 कैपिटल एम होने में 20 मिनट का समय लगता है। कैपिटल एम का मतलब हुआ मोल प्रति लीटर, मोलरता। ठीक है, तो ये क्रियाकारक के लिए बोल रहे हैं इसलिए माइनस आ जाएगा। सूत्र जो था ना वो था माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और औसत वेग को बोल सकते हैं एवरेज। तो ये हो जाएगा आर एवरेज बराबर, जब भी डेल्टा होता है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। अब देखो ये जो प्रारंभिक है वो C1 है और उसके बाद में C2। प्रारंभिक समय जो है ना हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो ये जो है ना अपने पास एक तरह से T2 हो गया, या फिर ऐसे कह सकते हो डेल्टा T, यही हो गया डायरेक्ट। ठीक है, मान रख दो यहाँ पर। तो मान आपके पास दे रखा माइनस 0.03 0.05 बटा 20। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो इकाई है ना, इकाई वो सेकंड और मिनट दोनों में ज्ञात करो। तो मैंने आपको कहा भी था कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेकंड और मिनट दोनों में ज्ञात करो तो ही ज्ञात करना होता है। अच्छा, एक चीज और होता है कि मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर यहाँ पे कोई संख्या दे रखी होती तो उसको अपन यहाँ पे नीचे गुणा कर देते। तो औसत वेग बराबर अपने पास सूत्र आ जाएगा, वो आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस का 0.02 आएगा, इसको गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा बटा 20। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर तो बच जाएगा 2 और नीचे जो है वो 2 जीरो आ जाएंगे। ऐसे इस चीज को कैंसिल कर दो, क्या बच गए? 3 जीरो बच गए। तो आंसर आ गया 10 की पावर -3। इकाई जो है वो क्या हो जाएगी? मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ था इसलिए मिनट में ही इसको सोल्व किया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे इसको बोला जाए सेकंड में कैसे याद करेंगे, सेकंड में क्या होगा? तो देखो सेकंड में याद करने के लिए ये जो 20 है उसको सेकंड में बदलना होता है तो 60 से गुणा करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मान आपके पास आए हैं इसको 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 10 की पावर -3 बटा में क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इस जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -4, ये 1/6 हो जाएगा। 1/6 को डिवाइड करोगे आप
तो 1.66 इस तरीके से 0.166 इस तरीके से आ जाएगा। तो 1.66 इंटू 10⁻³ आंसर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा औसत वेग। तो ये हुआ 2020 का जो पहला पार्ट था वो। अब इसका जो अथवा दे रखा था उसमें देखो क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था प्रथम कोटि विक्रिया की परिभाषा। तो क्या बताई थी आपको कि वे विक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की प्रथम घात या एक घात के समानुपाती होता है या एक घात पर निर्भर करता है, वो प्रथम कोटि विक्रिया कहलाती है। फिर अभिक्रिया के वेग और विशिष्ट वेग में क्या अंतर होता है ये पूछा गया था। तो अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या था, अभिक्रिया का वेग था इकाई समय में क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता में हुआ परिवर्तन। इसका मतलब जो सांद्रता है ना, सांद्रता उसमें ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मतलब सांद्रता में हुआ परिवर्तन इकाई समय में, वो तो ये है। और विशिष्ट वेग होता है कि जब क्रियाकारकों की सांद्रता जो है वो क्या होती है, 1। इसमें क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, क्रियाकारकों की सांद्रता 1 हो, मतलब यदि क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो या 1 हो तो उस स्थिति में अभिक्रिया के वेग को विशिष्ट वेग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रियाकारकों की सांद्रता परिवर्तन होता है, इसमें क्रियाकारकों की सांद्रता कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। फिर इस वाले न्यूमेरिकल को देखो, मैंने बताया था आपको कि जो गैसें होती है गैसें, और यहाँ पर जो प्लेटिनम है प्लेटिनम, यहाँ पे प्लेटिनम दिया आ सकता है। वैसे प्लेटिनम का एग्जाम्पल बताया था शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए। तो देखो यहाँ पे ऐसे पूछा गया था कि अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर विघटन एक शून्य कोटि अभिक्रिया होती है जिसके लिए वेग नियतांक का मान ये दिया हुआ है k बराबर 1.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और पूछा हुआ है ये है यहाँ पर कि नाइट्रोजन के उत्पादन की दर और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जो वेग है वो क्या हो जाएगा k, और यहाँ पर जो क्रियाकारकों की सांद्रता है कुछ भी मान लो a मान लिया, वरना यहाँ पर 0 होता है, इसका मतलब ये हट जाता है। इसका मतलब वेग जो है ना, वेग वो किसके बराबर हो गया, वेग नियतांक के बराबर। किसके बराबर हो गया, वेग जो है वो यहाँ पर वेग नियतांक के बराबर हो गया। तो ये सूत्र अपन यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका वेग समीकरण लिखें, इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिख रहा हूं मैं। तो जो वेग समीकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा NH3 अपॉन 2 डेल्टा T। अभी मैंने बताया था इसमें ये संख्या दे रखी होगी तो नीचे लिखेंगे, फिर बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा N2, इसमें प्लस आएगा क्योंकि ये उत्पाद है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है उसमें भी प्लस आएगा क्योंकि ये भी उत्पाद है। ठीक है, अब आपको इसके लिए है ना, इसके लिए वेग नियतांक का मान दे रखा है ये। अब इसके लिए और इसके लिए पूछा हुआ है, तो पहले इन दोनों में संबंध देखो, इन दोनों में संबंध है कि अगर इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसके जो मान है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो पहला आंसर अपने पास आएगा वो आएगा N2 के उत्पादन की दर। N2 के उत्पादन की दर जो है वो किसके बराबर होगी, ये जो N2 का उत्पादन की दर है ये ज्ञात कर रहे हैं, मतलब अपन ये किसके बराबर होगी, इसके वेग नियतांक में 2 का भाग देने के बाद। तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ बटा 2। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए पूछेंगे, हाइड्रोजन के उत्पादन की दर पूछेंगे तो इसमें और इसमें संबंध क्या हो गया, ये जो 3 है वो कहा चल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक तरह से 3/2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पास है N2 और H2 के उत्पादन की दर आसानी से ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ अपने पास जो 2020 में जो क्वेश्चन आ रखे थे राजस्थान बोर्ड के अंदर, वो अपन ने सोल्व कर लिए। अब अपन देखते हैं 2019 में कौन से क्वेश्चन आए थे। तो अपन देखते हैं 2019 में जो राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आए थे वो कौन से आए थे। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान 1.72 इंटू 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स है, इस तरीके से दिया हुआ था। और ऐसे पूछा गया इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, कोटि। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि वेग स्थिरांक की इकाई की सहायता से भी अपन कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। और जो कोटि यहाँ पर दे रखी है ना वो जो है वो है प्रथम कोटि। क्यों, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई थी समय इनवर्स। समय इनवर्स का मतलब सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स, मिनट में है तो मिनट इनवर्स, और वर्ष है तो वर्ष इनवर्स, या घंटे में दे रखा है तो घंटे में इनवर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है देहली ऊर्जा। ठीक है, देहली ऊर्जा जो है वो उसकी परिभाषा पूछी गई थी कि देहली ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो संगठन सिद्धांत था उसमें मैंने बताया था आपको देहली ऊर्जा बोलते हैं पर्याप्त गतिज ऊर्जा को। तो परिभाषा आप लिखोगे इसकी, कैसे लिखोगे
कि वह न्यूनतम ऊर्जा या वह पर्याप्त ऊर्जा जो क्रिया कारकों को उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। वह पर्याप्त गतिज ऊर्जा, वह पर्याप्त ऊर्जा या पर्याप्त गतिज ऊर्जा के रूप में लिख सकते हो आप। वह पर्याप्त गतिज ऊर्जा जो क्रिया कारकों को उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है, उसको बोलते हैं देहली ऊर्जा। ये लगभग समान है किसके, सकरण ऊर्जा के समान ही इसकी परिभाषा भी होती है। बस सकरण ऊर्जा होती है एक अतिरिक्त ऊर्जा, ठीक है, वो अतिरिक्त ऊर्जा होती है। ये यहाँ पर अपने पास जो न्यूनतम ऊर्जा है वो है या पर्याप्त गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था न्यूमेरिकल, उसमें लिखा हुआ था कि एक प्रथम कोटीय विक्रिया के 20% वियोजन होने में 40 मिनट का समय लगता है। एक प्रथम कोटीय विक्रिया के 20% वियोजन होने में 40 मिनट का समय लगता है, तो इसकी अर्धायु कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो सबसे पहले जो अर्धायु है उसका जो फॉर्मूला था वो था 0.693/K, ठीक है। अब यहाँ पर K का मान नहीं दे रखा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, K का मान ज्ञात करेंगे। तो K का जो सूत्र था वो था 2.303/T log R0/R। ये भी बताया था मैंने, इसको A लिख सकते हो, इसको A-X लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 20% खत्म हो गया, इसका मतलब बचा कितना, समय तो कितना हो गया 40 मिनट। 20% खत्म हो गया, इसका मतलब बचा हुआ कितना है 80। और 20% खत्म किसमें से, 100 में से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया अपन ने यहां से, ये क्या बचा 10/8। तो log 10 - log 8 हो गया, क्या हो गया log 10 - log 8। अब अगर आपसे पूछ दे कि log 10 जो है ना उसका मान कितना होगा, तो log 10 का जो मान होता है वो तो होता है 1, और log 8 का मान ज्ञात करना हो आपको, तो मैंने पहले बता रखा है कि log 8 का मान ज्ञात करेंगे तो log 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 3 log 2, तो क्या हो जाएगा 3 × 0.3010, तो गुणा करोगे तो आ जाएगा 0.9030, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप इसको रख देंगे, ठीक है। तो K बराबर आ जाएगा 2.303/40, और गुणा में आ जाएगा इधर, गुणा में आ जाएगा तो 1 - 0.9030। इसको इसमें से माइनस करोगे आप तो K का जो मान प्राप्त होगा, जो K है K उसका मान जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2.303/40 × 0.0070, ठीक है। अब इस K के मान को आप यहाँ पे रख दो, तो T हाफ बराबर 0.693/2.303 × 0.0070, ठीक है। और ये 40 है वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास जो अर्ध आयु का आंसर आएगा, इसका जो अर्ध आयु का आंसर आएगा उसकी इकाई क्या होगी, तो वो इकाई किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पर जो इकाई दे रखी है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपके पास किसमें आएगा, मिनट में। आप इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 1 मिनट के आसपास इसका आंसर जो आएगा, आप इसको आसानी से जल्दी सोल्व कर लेना, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन में आप कर सकते हो आसानी से। तो इस तरीके से अपन ने आज की क्लास में क्या देखा कि जो बोर्ड के पेपर में लास्ट 2 इयर्स मतलब 2020 और 2019 में किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो इसके अंदर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरीका तो ये है कि जो क्वेश्चन है ना उसके 3 पार्ट करके अथवा में दिया होता है, और जैसे ये क्वेश्चन था ये 3 जगह पे पेपर में दिया हुआ था कि पहले पहला क्वेश्चन दे रखा था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग पार्ट भी इसके दिए आ सकते हैं, अथवा में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ आता है। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें और जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। तो आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर करें, क्योंकि देखो यहाँ पर जो वीडियोस आपके लिए बनाए जा रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और ये सब कुछ किया किसके लिए जा रहा है, केवल आपके लिए। अब कुछ लोग जो है वो जो वीडियोस होते हैं उन पे डिसलाइक करते हैं, तो कई बार क्या दिल दुखता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े मोटिवेटर कहते हैं कि जब तक कोई डिसलाइक नहीं करता, आपको पसंद नहीं कर रहा है या आपको डिसलाइक कर रहा है, तो उससे आप जो है मोटिवेट हुआ करो, क्योंकि आपके विरोधी उत्पन्न हो गए हैं, जिससे आलोचना करने वाले पैदा होंगे, इसका मतलब आप ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है पॉजिटिव लें चीजों को, क्योंकि आपके लिए मेहनत की जा रही है, हमें कोई इससे कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।